जिंदगी में हर एक चीज का एक मोल होता है, लेकिन इस मोल को नापता कौन है? मनी। आज हम समझेंगे मनी का असली कंसेप्ट, जहां मनी की शुरुआत बार्टर सिस्टम से लेके आज मॉडर्न बैंकिंग तक हुई। हेलो, मेरा नाम है आर्य दुबे एंड वेलकम टू फ्री एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में मनी चैप्टर को कवर करेंगे, जहां मनी का मीनिंग जानेंगे और उसका एवोल्यूशन और कैसे आज के टाइम पे मनी इकोनॉमिक्स में हमें एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हुए नजर आता है। तो चालू करते हैं इस वीडियो को, जहां पे सबसे पहले हम जानेंगे बार्टर सिस्टम एंड डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि आज के टाइम पे जो मॉडर्न मनी है वो एक समय पे नहीं हुआ करता था, और उस समय जब मनी नहीं होता था हमारे पास क्या होता था, तब उस समय बार्टर सिस्टम चलता था। तो क्या होता है ये बार्टर सिस्टम? A barter system is the oldest form of commerce. Earlier, all the trade practices were carried out according to the barter system of exchange. यानी कि barter system जो है सबसे ज्यादा oldest form है commerce का, यानी कि सबसे ज्यादा oldest form है किसका? ट्रेड का। Earlier, all the trade practices were carried out according to the barter system. यानी कि पहले जब मनी एग्जिस्ट नहीं करता था, तब सारे के सारे ट्रेड प्रैक्टिसेस जो थे वो बार्टर सिस्टम के थ्रू ही एक्सचेंज में किया जाता था। पीपल यूज टू एक्सचेंज गुड्स विथ ईच अदर टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। यानी कि जब पैसा नहीं होता था तो लोग ट्रेड करने के लिए गुड्स को एक्सचेंज करते थे एक दूसरे के साथ। A barter system refer to exchange of goods and services with two or more parties without the use of money। जहाँ मनी नहीं होता है बट ट्रेड होता है, यानी कि लेन देन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो चलता है। यानी कि जो दो या दो से ज्यादा पार्टी एक दूसरे के साथ गुड्स को एक्सचेंज करती हैं ऑफ इक्वल वर्थ। In other words, exchange of one good or service from a party in return for a good or service by another party। यानी कि एक exchange of one good or service from a party in return for a good or service by another party। This exchange is also known as C2C transaction, यानी कि कमोडिटी फॉर कमोडिटी ट्रांजेक्शन। तो जैसे कि आपको पता है, अगर मनी एग्जिस्ट नहीं करता था तो हम किसी से अगर गुड्स परचेस करना चाहें तो हम उसे गुड्स तो ले लेंगे, लेकिन हम उसे बदले में क्या पे करेंगे? बिकॉज हमारे पास आज के जैसे मॉडर्न इकोनॉमी की तरह उस समय पैसा नहीं हुआ करता था, तो हम पैसे के बजाय कुछ और गुड्स या सर्विसेज जो थे वो हम उस वेंडर को प्रोवाइड करते थे, जिसकी एक इक्वल वर्थ हुआ करती थी, और इसी सिस्टम को हम बार्टर सिस्टम कहते थे। दैट इज व्हाई बार्टर सिस्टम इज नोन एज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कॉमर्स। एग्जाम्पल के तौर पे एक फार्मर है, अ फार्मर गिव्स ऑयल टू अ वीवर इन एक्सचेंज फॉर क्लोथ। यानी कि फार्मर को क्लोथ चाहिए किसी वीवर से, और उसके बदले में वो फार्मर उसे ऑयल दे देता है। Here both the weaver and farmer exchange goods with each other without involving money or any monetary medium। यानी कि बिना कोई मनी के इन्वॉल्वमेंट पे या फिर बिना कोई मॉनेटरी मीडियम के थ्रू इन दोनों ने ट्रेड किया, यानी एक्सचेंज किया गुड्स को आपस में। हमने समझा कि ठीक है बार्टर सिस्टम क्या होता है। बार्टर सिस्टम यानी कि कैसे सिस्टम जहां पे मनी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, कोई भी मॉनेटरी मीडियम नहीं होता है, और वहां पे ट्रेड फिर भी टेक प्लेस करता है। पर बार्टर सिस्टम के होने के लिए, यानी कि बार्टर सिस्टम को एग्जीक्यूट करने के लिए एक बहुत जरूरी चीज चाहिए होती है, और वो है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। क्या होती है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट? अ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट इज अ सिचुएशन वेयर बोथ पार्टीज होल्ड एन आइटम नीडेड बाय द अदर टू फुलफिल देयर डिमांड। यानी कि वांट होनी चाहिए दोनों पार्टीज के बीच में। अगर हम माने कि दो पार्टी हैं, एक ए है और एक बी है, और एज यूजुअल यहाँ पे जो इनके बीच में एक्सचेंज होगा वो बार्टर सिस्टम के थ्रू होगा। यानी कि ए बी को कुछ गुड प्रोवाइड करेगा और बी ए को कोई गुड जो है वो प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पे जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट है वो ये कहती है कि दोनों पार्टीज के बीच में जो वांट है वो एक दूसरे की सिमिलर होनी चाहिए। यानी कि ए बी को जो गुड्स प्रोवाइड कर रहा है वो बी को चाहिए, यानी कि बी की वो वांट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बी को वो गुड्स नहीं चाहिए हो, और जो बी उसके बदले में ए को गुड्स दे रहा है वो भी ए की एक नीड हो या फिर वो उसकी एक वांट हो। यानी कि वांट होनी चाहिए वो भी डबल कोइंसिडेंस में, यानी कि जो ए को चाहिए वो बी उसे दे रहा है, और जो बी को चाहिए वो ए उसे दे रहा है। यानी कि दोनों तरफ से यहाँ पे जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दोनों के बीच में, और जो वांट्स हैं दोनों के एक साथ साइमल्टेनियसली फुलफिल होनी चाहिए। इसी को हम कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। यानी कि ऐसी सिचुएशन जहां बोथ पार्टीज होल्ड एन आइटम नीडेड बाय द अदर टू फुलफिल देयर डिमांड। यानी कि दोनों को एक ऐसी चीज चाहिए जो एक दूसरे के पास है, उसी को हम बोलते हैं कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। सो दे एक्सचेंज आइटम्स विदाउट एनी मॉनेटरी मीडियम व्हिच लीड्स टू बार्टर ट्रेड। तभी जाके वो गुड्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे और वो उससे बार्टर ट्रेड की तरफ लीड करेगा। यानी कि आप किसी से ट्रेड करना चाहते हैं, आपको कोई दोस्त है, आप उससे उसके शूज परचेज करना चाहते हैं, आप उससे शूज चाहते हैं कि उसका जो शूज है आपको अच्छे लगते हैं और आपको वो चाहिए। उसके बदले में आप बोलते हैं कि मेरे पास यहाँ पे 10 किलो आलू है, तुम मेरे से ये आलू ले लो और मुझे ये शूज दे दो। पर क्या पता कि उसको शायद वो 10 किलो आलू नहीं चाहिए हो, राइट? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट एग्जिस्ट नहीं करती, पर आपने फिर उसको कुछ ऐसी चीज ऑफर करी जो शायद उसको भी चाहिए हो। आपने बोला क्या शूज के बदले में मैं तुम्हें क्रिकेट बैट दे देता हूँ, तो वो क्रिकेट बैट शायद उसको चाहिए होगा, तो आपने उससे शूज लिए और आपने उसके बदले में
उसे एक क्रिकेट बैट दे दिया। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि यहाँ पे सिचुएशन है वो कौन सी क्रिएट हो गई, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की। यहाँ पे दोनों की वांट जो थी वो फुलफिल हुई इस ट्रेड के द्वारा, और ये ट्रेड तभी जब होगा जब इसमें बार्टर ट्रेड हो, यानी मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट मीन दैट बोथ पार्टीज एग्री टू बाय एंड सेल ईच अदर्स आइटम, यानी दोनों की दोनों पार्टीज जो है एग्री करती हैं एक दूसरे के सामान को खरीदने और बेचने के लिए। यानी कि यहाँ पे जरूरी है कि दोनों को दोनों पार्टी के जो थिंकिंग है, यानी कि जो अंडरस्टैंडिंग है, जो उनकी जो वांट है वो सिमिलर हो। अ बार्टर सिस्टम, अ बार्टर एक्सचेंज इज नॉट पॉसिबल इफ देयर इज नो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, यानी कि बार्टर एक्सचेंज जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकता अगर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट ना हो। इसलिए यहाँ पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है बार्टर सिस्टम के अंदर। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपने उसे शूज लिए, और अगर आपने उसको क्रिकेट बैट ऑफर नहीं करके आप उसको बोल रहे हैं कि आप मेरे से 10 kg पोटैटोज जो है आलू जो है आप मेरे से ले लो, तो शायद उसको वो नहीं चाहिए होगा और वो मना कर देगा, और यहाँ पे आपके बीच में जो आपके दोस्त है उसके बाद वहाँ पे वो ट्रेड जो है वो नहीं हो पाएगा, एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। सच अ सिचुएशन इज वेरी रेयर टू फाइंड, और यहाँ पे बात ध्यान दी जाए कि ऐसी सिचुएशन जो है काफी ज्यादा रेयर होती है ढूंढना, जहाँ पे दोनों पार्टीज के बीच में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट हो। यानी कि ऐसे अगर आप चाहें ट्रेड करना तो सोचा आपको कितनी सारी चीजें फिर लोगों के हिसाब से खरीदनी बेचनी पड़ेंगी। यानी कि अब आपको किसी से कुछ खरीदना है तो अब आप यहाँ को उसके यहाँ पे जो नीड है, जो उसकी वांट है, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या पता मैं उससे ये गुड्स परचेज तो कर लूं, पर मैं उसे जो गुड ऑफर करूं क्या पता उसे पसंद ना आए। तो आपको यहाँ पे दूसरों की जो चॉइस है उनका भी यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, और इसलिए ये ऐसी सिचुएशन जो है वो काफी ज्यादा रेयर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन हैज व्हीट एंड ही वांट्स टू एक्सचेंज इट फॉर राइस, यानी कि एक पर्सन है उसके पास व्हीट है और वो उसको बदलना चाहता है राइस के बदले में, यानी कि वो उसको किसी को व्हीट दे के राइस लेना चाहता है। एंड अनदर पर्सन हैज व्हीट एंड वांट्स टू एक्सचेंज इट फॉर राइस, और दूसरे के पास व्हीट है और उसका एक्सचेंज करना है राइस के लिए, देन दे कैन एक्सचेंज देयर गुड्स विद द एग्रीमेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। तो ऐसे टाइप के एक्सचेंज को हम बोल सकते हैं कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होता है। तो बार्टर सिस्टम जो है, या बार्टर एक्सचेंज या बार्टर ट्रेड, ये तभी होता है जब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट दो या दो से ज्यादा पार्टीज के बीच में एग्जिस्ट करती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कुछ लिमिटेशंस बार्टर सिस्टम के, कि क्यों बार्टर सिस्टम जो है वो चल नहीं पाया ज्यादा टाइम तक, या फिर क्या फेलियर ऐसा देखने को मिला कि आज इस सिस्टम को मनी ने रिप्लेस कर दिया है। विद द राइज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी इट बिकेम डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स टू एक्सचेंज गुड्स फॉर गुड्स, यानी कि जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ती गई समय के साथ साथ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया और कॉम्प्लेक्स हो गया गुड्स को एक्सचेंज करना, क्योंकि यहाँ पे कोई मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लोग गुड के बदले में गुड यानी कमोडिटी के बदले में कमोडिटी को ही एक्सचेंज कर रहे हैं। सो द बार्टर सिस्टम हैज वेरियस लिमिटेशन व्हिच आर एज फॉलोज, यानी सबसे पहली लिमिटेशन और सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशन वो है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, जिसको अभी हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस करा कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट जो है वो काफी ज्यादा रेयर होती है फाइंड करना, और इतनी ज्यादा डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट जो है हर जगह देखने को नहीं मिलती। इस कारण से सबसे बड़ा लिमिटेशन बार्टर सिस्टम का है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अ बार्टर सिस्टम इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज सिचुएशन ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, यानी कि सीधी साफ बात बार्टर सिस्टम जो है वो तभी पॉसिबल है अगर एक डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की सिचुएशन एग्जिस्ट करती है, दैट इज व्हेन बोथ द पार्टीज आर रेडी टू एक्सचेंज ईच अदर्स गुड, यानी कि जब दोनों की दोनों पार्टी एक दूसरे गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए तैयार है। एग्जांपल के तौर पे ए कैन एक्सचेंज गुड्स with B only if A has a good needed of B, यानी कि A B से तभी ट्रेड कर सकता है जब उसके A के पास ऐसे गुड्स हो जो B को चाहिए हो, एंड B has the goods needed by A, और B के पास वो गुड्स हैं जो A को चाहिए। Such a double coincidence of want is rare, और ऐसी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट जो है वो काफी ज्यादा रेयर होती है। आप खुद इस चीज को ट्राई कर सकते हैं, आप जाइए किसी से कोई चीज खरीदने या किसी को बेचने की कोशिश करिए, पर आप यहाँ पे कोशिश करिए कि आप उसे मनी के बगैर ट्रेड करें, मतलब कि आप उसको दूसरे बंदे को आप क्या करें, कमोडिटी कोई ऑफर करें या उससे कोई कमोडिटी लें, तो आप यहाँ पे देखेंगे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट जो है वो कितना कॉमन होता है, और आपको पता चलेगा कि इतना कॉमन ये नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ठीक है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट जो है वो सबसे बड़ा लिमिटेशन है बार्टर सिस्टम का, पर इसके अलावा और क्या लिमिटेशंस बार्टर सिस्टम में देखने को मिलते हैं। अगर एक बार को कहीं पे हम मान लें कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट मिल भी गई, तो उसके बाद हमें क्या और लिमिटेशंस देखने को मिल सकती है। तो अगला है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, यानी कि ऐसी कोई कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू हमारे पास नहीं है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। आप जाते हैं, आप कोई शूज परचेज करते हैं, आप पूछते हैं शूज कितने के हैं, तो आपको जो ओनर है वो बताता है कि शूज जो है 800 रुपीज के हैं। तो इस 800 रुपीज से कहीं ना कहीं आपने उस शूज की वैल्यू जो है वो जज कर ली, राइट। तो यहाँ पे बार्टर सिस्टम के टाइम में जब मनी एग्जिस्ट नहीं करता था, तो हम ऐसे जो गुड्स या सर्विसेज थे जब वो खरीदना चाहते थे, तो उनकी कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू जो है वो हम सेट नहीं कर पाते थे। In a barter system, all the commodities do not possess equal value. Moreover, there is no common measure in which value in which exchange ratios can be fixed. यानी कि सारी की सारी commodities जो है वो equal values hold नहीं करती हैं, ये आपको पता होगा।
कि हर एक कमोडिटी की वैल्यू जो है वो अलग होती है। अगर आप कोई शूज परचेस करने जाते हैं तो आप देखते हैं कि शूज का ब्रांड कौन सा है, वो नाइकी का है या पूमा का है, और आप उससे आपसे उसकी वैल्यू जो है उसे जज करते हैं। तो सारे के सारे कमोडिटीज की वैल्यू इक्वल नहीं होती है, और अगर कोई कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू ना हो तो काफी मुश्किल हो जाता है कि कितना, अगर हम इसको बार्टर एक्सचेंज में एक्सचेंज कर रहे हैं तो कितना हम उसको गुड्स दें और कितना हम उससे खुद गुड्स लें। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ए के पास व्हीट है और बी के पास राइस है, देन इट्स डिफिकल्ट टू डिसाइड इन एक्सचेंज फॉर 1 kg ऑफ व्हीट हाउ मच राइस इज नीडेड। यानी कि अगर 1 किलो गेहूं दिया जाएगा तो उसके बदले में कितना चावल लेना चाहिए, बिकॉज गेहूं और चावल दोनों का रेट जो है वो सेम नहीं होता है। गेहूं जो है कभी कभार कहीं पर चीप होता है, कभी कभार वहां पे वो एक्सपेंसिव भी हो सकता है। तो इस कारण से यहाँ पे एक रेशियो फिक्स करना कि 1 kg ऑफ व्हीट के बदले में कितने किलोज ऑफ राइस लिया जाए। In absence of a common measure of value, the exchange ratio is fixed randomly। यानी कि जब ऐसा फिर कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं होता है तो एक एक्सचेंज रेशियो एट रैंडम फिक्स कर दिया जाता है। हेंस वन पार्टी मोस्टली सफर्स। और ऐसे केस में एक पार्टी हमेशा सफर करती है, यानी एक पार्टी ऐसी रहेगी जो हमेशा जो है लॉस को बेयर करेगी। अगला लिमिटेशन देखा जाए, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट इन अ बार्टर सिस्टम डील्स कंसिस्ट ऑफ फ्यूचर पेमेंट एंड credits cannot be carried out easily as the borrower may not be able to provide the same quality goods as promised at the time of repayment। यानी कि बार्टर सिस्टम में जो डील्स है, और सिर्फ बार्टर सिस्टम में नहीं बल्कि सारे के सारे ट्रेड में जो डील्स होती हैं वो यूजुअली फ्यूचर पेमेंट्स पे डिपेंड करती हैं और क्रेडिट्स पे डिपेंड करती हैं, यानी उधार पे जो है ज्यादातर बिजनेसेस चलते हैं। और जो बोरोवर है वो सेम क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा फ्यूचर में, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। As a borrower may not be able to provide the same quality goods as promised at the time of repayment, and the value of the commodity to be exchanged can be increased or decreased at the time of repayment। There also may be conflicts regarding the type of commodity used for the repayment। यानी कि मैंने आज किसी से कुछ गुड्स परचेस करे ये कह के कि मैं आपको इसकी पेमेंट आज से 3 महीने बाद कर दूंगा, एज यूजुअल जैसे बिजनेस में चलता है 3 महीने बाद मैं उसे पेमेंट करता हूँ, पर मैं उसे पेमेंट यहाँ मनी में नहीं कर रहा हूँ, मैं उसे पेमेंट किसी और कमोडिटी में कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने उसे मई के महीने पेमेंट करी और मैंने बोला कि ये मेरे पास कुछ कंबल हैं ऊन के, ये आप ले लो, तो उस समय उन कंबलों की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, इवन दो मैं उसे गुड्स ऑफर कर रहा हूँ और वो गुड्स अच्छे क्वालिटी के भी हैं, पर उस समय या उस टाइम फ्रेम में उस गुड्स की कोई वैल्यू नहीं है। तो सबसे बड़ा लिमिटेशन हो जाता है ये बार्टर सिस्टम का, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। फ्यूचर पेमेंट जो है उसमें एक बहुत बड़ा बैरियर बन जाता है ये बार्टर सिस्टम में। वहीं वेरएज अगर हमारे पास मनी होता तो हम मनी से इस चीज को काफी इजिली सॉल्व कर सकते हैं। मई का महीना हो या दिसंबर का महीना, आप कभी भी पेमेंट करें, मनी की वैल्यू ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू इन अ बार्टर सिस्टम। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टोर द वेल्थ फॉर फ्यूचर यूज एज द स्टोरेज ऑफ गुड्स रिक्वायर टाइम एंड एफर्ट्स, एंड अ कमोडिटी यूज्ड फॉर एक्सचेंज आर व्हीट, राइस, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा आर नॉन ड्यूरेबल गुड्स दैट इज देयर क्वालिटी फॉल्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। यानी कि यहाँ पे जो स्टोर ऑफ वैल्यू है वो भी नहीं होती है बार्टर सिस्टम में। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब कि अगर आप ट्रेड करते हैं और आप वेल्थ क्रिएट करते हैं, यानी कि आपको धन आता है, तो आप उस धन को कहाँ पे स्टोर करेंगे, क्योंकि यूजुअली बार्टर एक्सचेंज में जो कमोडिटीज ऑफ एक्सचेंज होते हैं वो यूजुअली व्हीट, राइस, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा होती हैं, जिनका नेचर कैसा होता है, नॉन ड्यूरेबल होता है, यानी कि वो ज्यादा समय तक नहीं चलती है, यानी कि उसको जल्दी से कंज्यूम करना पड़ता है, नहीं तो वो खराब हो सकती हैं, जिस कारण से जो उनकी क्वालिटी है वो समय के साथ साथ गिरती रहती है। फॉर एग्जांपल आपने शूज बनाए और आपने वो शूज किसी को सेल कर दिए, उन शूज की काफी ज्यादा वैल्यू थी, पर इसलिए आपको जो सामने वाली पार्टी है उसने आपको फॉर एग्जाम्पल 50 kg ऑफ व्हीट दे दिया। अब आप अकेले इंसान, आप 50 kg ऑफ व्हीट को एक बार में तो कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, तो आप इसको क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे, पर आप इसको ज्यादा समय तक स्टोर नहीं कर सकते, बिकॉज एज टाइम पासेस उसकी जो क्वालिटी है वो गिरती रहेगी। तो बार्टर सिस्टम में यूजुअली जो हमारी वेल्थ होती है हम उसको ज्यादा समय तक स्टोर नहीं कर सकते हैं। और नेक्स्ट लिमिटेशन है लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। द बार्टर एक्सचेंज बिटवीन डिविजिबल एंड इनडिविजिबल गुड इन अ स्मॉल वैल्यू इज नॉट पॉसिबल विदाउट द लॉस ऑफ वैल्यू। यानी कि अगर आपके पास कोई गुड्स है या कमोडिटी है और आप चाहते हैं कि आप उसे बांटे तो छोटे छोटे हिस्से में, तो वो पॉसिबल नहीं होता, यानी डिविजिबिलिटी नहीं है। यानी गुड्स कैसे होते हैं, इनडिविजिबल होते हैं। एग्जांपल के तौर पे इफ द प्राइस ऑफ अ शीप इज 40 kg ऑफ राइस, यानी कि अगर एक शीप को एक्सचेंज किया जाता है 40 किलोज ऑफ राइस के साथ, देन द पर्सन विद 20 किलो ऑफ राइस कैन नॉट एक्सचेंज इट फॉर शीप। यानी कि फिर एक दूसरा इंसान जिसके पास 20 किलो राइस है वो उसको पूरी की पूरी शीप के साथ एक्सचेंज नहीं कर सकता है, एज इट इज नॉट पॉसिबल टू कट द शीप इनटू स्मॉल पीसेस विदाउट डिस्ट्रॉइंग इट्स यूटिलिटी। यानी कि अगर हम उसको बांटने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं वो जो उसकी वैल्यू है वो कहीं ना कहीं उसको वो डिस्ट्रॉय कर देगा। विद सो मेनी डिफिकल्टीज इट वाज नॉट पॉसिबल टू कंटिन्यू बार्टर सिस्टम फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एज अ रिजल्ट इट वाज रिप्लेस्ड बाय मॉनेटरी एक्सचेंज। यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ 5 हमने लिमिटेशंस देखी जो कि बार्टर सिस्टम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी, जिस कारण से इसको ज्यादा लंबे समय तक नहीं कैरी फॉरवर्ड कर पाए। तो इसलिए यहाँ पे एक टाइम आया जहां पे इसको मॉनेटरी एक्सचेंज के साथ जो है वो रिप्लेस कर लिया गया। मनी सिर्फ नोट या कॉइन नहीं बल्कि पूरे इकोनॉमिक्स की धड़कन है। इस चैप्टर के बाद आप पैसे की सिर्फ वैल्यू नहीं बल्कि उसकी भूमिका भी समझ जाएंगे पूरी इकोनॉमिक्स में।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ऑल्सो मेरे इन्हीं टॉपिक्स के और डिटेल डिस्कशन देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें फिको एजुकेशन ऐप को। थैंक यू।